Good morning students. In our last class we have discussed the expression for हम लोग बोस एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने V के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया था एज वेल एज R के लिए एक्सप्रेशन जो था वो भी हमने निकाल लिया था। फ्रीक्वेंसी और N के बीच का रिलेशन भी हम लोग ड्राइव कर चुके थे, राइट। नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। एक्चुअली वही टॉपिक कंटिन्यू है बट उसमें हम नेक्स्ट पार्ट जो है उसका सॉल्व करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, उस एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन है वो हमको समझना है, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। सो आपको पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सो द एनर्जी possessed by the electron when it is moving is the kinetic energy। कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन बाय k is equals to half mv square, राइट। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है k is equals to half mv square। ऑल्सो आपको एक चीज पता है, हम लोगों ने k की वैल्यू देखी है। ऑल्सो हमको एक चीज पता है that the centripetal force is balanced by the electrostatic force acting between the two protons and the electrons, right? That is, I can say that this mv square upon my r is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into e square upon में r square। ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसको बैलेंस कर रहा है। That is, the centripetal force is balancing the Coulomb force or the electrostatic force acting between the proton and the electron। यहाँ से इस R से ये मैंने R कैंसिल कर दिया। I will get mv square is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into e square upon में R। एक काम करता हूँ, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा 4 into 2, 4 into 2 will be basically become 8, राइट। और आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught, सॉरी 1 by 8 pi epsilon naught into e square by r, right? This is the expression that you have got from here. Now एक चीज हमको और पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑर्बिट में रहते समय, दैट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी गिवन बाय U इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught into E into minus E upon में R। और जो माइनस है वो मैं आगे लगा देता हूँ। दिस माइनस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो अपोजिट होता है, राइट। सो ये चीज, ये u कहाँ से आया, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे q1 q2 दोनों की ही वैल्यू e हो जाएगी। द डिफरेंस विल बी ओनली दैट कि दोनों का नेचर अपोजिट है, और नेचर अपोजिट है वो चीज हमको यहाँ से माइनस साइन से समझ में आ रही है। इसको हम लिख सकते हैं, इस e डॉट e को मैंने e स्क्वायर लिख दिया एंड हियर देयर इज अ माइनस साइन आल्सो, राइट। सो ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जब वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तब, राइट। अगर मुझे टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी E इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होगी। नाउ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी है। वी जस्ट हैव टू पुट बोथ दीज वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन वी हैव रिटन ओवर देयर, और यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी सो दैट वी विल गेट द टोटल एनर्जी
ये हो जाएगा 1/8πε0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन में आर प्लस यू की जगह पे हो जाएगा -1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन में आर. फ्रॉम हियर यू विल गेट जो जो टर्म्स कॉमन निकल रही है वो कॉमन ले लेते हैं सो दैट हमारे पास बच गया ई स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे आपके पास बच गया है 1/2 माइनस 1 एंड यू नो दैट 1/2 माइनस 1 इज -1/2 सो दैट यू विल गेट -8πε0 इंटू ई स्क्वायर बाय आर. सिंपली मैथमेटिक्स जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने सॉल्व कर लिया. ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर मूविंग इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, राइट. या इसी को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू भी पुट कर दूं तो r की वैल्यू हमारे पास होती है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. आप हम लोगों ने r की वैल्यू देखी थी. इट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में पाई m e स्क्वायर वेयर this एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी. n जो हो जाएगा वो ऑर्बिट रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट. h हो गया प्लांक कांस्टेंट, pi is a constant whose value is 3.14. m हो जाएगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, e हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट. तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे जस्ट पुट कर दी हैं सो दैट r की वैल्यू ये जो हमारे पास है ऑलरेडी हमको नोन है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे सो दैट यू विल गेट e इज इक्वल्स टू -1/8πε0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन में r. r की जगह वैल्यू पुट करना है तो इसको मैंने अलग से लिख दिया 1/r, राइट. अब मैं r की वैल्यू पुट कर देता हूँ सो दैट आई विल गेट -8πε0 इंटू ई स्क्वायर. इस ई स्क्वायर को साथ में लिख लेते हैं. ये हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू 1/r की जगह r की वैल्यू दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, राइट. सो जितनी सिर्फ r की वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी. यहाँ से अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सारी टर्म्स जिनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं. कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है सो वी विल गेट -πm e टू द पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट. n स्क्वायर h स्क्वायर, राइट. सो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया इज इक्वल्स टू -m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर मूविंग इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट. जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे तो उसकी एनर्जी के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं so this will be the expression that can be given for the energy of the electrons when they are moving in any particular stationary orbit. अब यहाँ पे जो जो टर्म्स आपके पास कांस्टेंट हैं उन सब की वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट कर दें सो हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी पता है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू भी पता है. मतलब सिर्फ एक n ही है जो कि वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं. और जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दोगे दैट इज m की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और h की वैल्यू, जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दोगे and on solving this you will get this is approximately equals to -2.18. This minus I have written as it is 2.18 into 10 to the power it's 10 to the power -18 maybe 10 to the power -18 अपॉन में n square I have written as it is. और एनर्जी की यूनिट होती है जूल, that's why we have written joule over here, right. और एक चीज और आपको पता है दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power -19. सिंस इट इज द यूनिट ऑफ जूल तो यहाँ पे भी हम लोग जूल ही लिखेंगे. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10 to the power -19
जूल के बराबर। तो अगर आप इस एनर्जी को जूल में नहीं लिखते हुए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करना चाहो, क्योंकि हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमको एनर्जी दी हुई होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होगी रेदर देन जूल में। सो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, सो यू कैन जस्ट सिंपली लर्न दिस फॉर्मूला दैट इज इट इज इक्वल्स टू -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में, ये हो गई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जूल की टर्म्स में। सो एज पर योर कन्वीनियंस, जैसा भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूमेरिकल में, हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दोनों फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट वी विल गेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Here this negative sign is representing that the electrons are bounded to the nucleus। ये जो negative sign है वो ये represent कर रहा है कि जो electrons हैं वो हमेशा nucleus से bound रहेंगे और वो अपने orbit को छोड़कर और कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे, right? That the kind of force is being applied by the electrons from the nucleus, which is basically binding the electrons toward the nucleus, right? That force, this negative sign is representing that thing. So I think it must be clear that this is the expression for the energy of electrons in the stationary orbit. So इस तरीके से बोर ने हमको अपने हाइड्रोजन के एटॉमिक मॉडल के लिए काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। वेलोसिटी बताई, आर बताया, ऑल्सो एनर्जी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमको बताई थी बोर के एटॉमिक मॉडल ने, राइट? Now we are now proceeding toward our next topic, that is the frequency of radiation and wave number. Now the next topic is frequency of radiation and wave number. So आपको एक चीज़ पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये ऑर्बिट्स हो गए। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है एक्साइट होने के बाद, तो जब वो फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा या फिर से अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आएगा, तो उसके लिए उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को लॉस करना पड़ता है, और वो जो लॉस इन एनर्जी है वो फोटोन के फॉर्म में उस एनर्जी को रिलीज करता है, राइट? ये चीज़ हमको पता है। सो बेसिकली जो रेडिएशन या जो फोटोन इमिट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस फ्रीक्वेंसी के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ, सो दैट थिंग वी हैव टू डू हियर, we have to find out the frequency of the radiation that is being emitted of the radiation जो इमिट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन जो है वो हमको फाइंड आउट करना है, राइट? सो बोर ने सबसे पहले एक चीज़ तो हमको बताई दी थी कि कोई भी एटम सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को, या कोई भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को, उन्हीं फ्रीक्वेंसी के फोटोन को रिलीज कर सकता है जो कि उसके एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल हो, राइट? दैट इज एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ये चीज़ हमको बोर ने पहले से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा जिस एनर्जी का डिफरेंस उसकी दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल होगा, राइट? दिस थिंग इज वेरी वेल नोन टू अस। एक चीज और हमको पता है, अगर मैं फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए एक्सप्रेशन निकालूं, सो फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए जो एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू E1 इज इक्वल्स टू m e टू द पावर 4। ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, राइट? सो वी आर जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला हियर, इट इज इक्वल्स टू 8 n1 स्क्वायर into epsilon naught square into h square, right? So this is the formula that you have got for E1 कि ये जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी that can be given by this expression। यहाँ पे हमने n1 लिखा है, n1 is representing that we are talking about the first orbit। also अगर मैं E2 के लिए एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ, तो E2 के लिए जो एनर्जी हो जाएगी that will be equals to, it will remain the same, m e to the power 4 8 n2 square epsilon naught square into h square, right?
द ओनली डिफरेंस विल बी दैट E2 के लिए जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वहां पे माइनस साइन आ जाएगा। ओके सॉरी, दोनों में ही माइनस साइन आएगा, राइट। सो E1 भी माइनस का हो जाएगा, E2 भी माइनस का हो जाएगा, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो उसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो दोनों में ही माइनस का आता है। तो अगर मेरे पास E1 E2 दोनों की वैल्यूज आ गई है, उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देके यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सो दैट आई विल गेट दिस एच न्यू इज इक्वल्स टू माइनस एन ई टू द पावर 4 अपॉन में 8 n2 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का m ई टू द पावर 4 अपॉन में 8 n1 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। सारी वैल्यूज जो है वो हमने एज इट इज जस्ट पुट कर दी। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो चीजें कॉमन निकल रही हैं, वी विल टेक आउट द टर्म्स दैट आर कमिंग कॉमन। माइनस का m ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन, अंदर जो टर्म्स बच गई वो हमारे पास हो जाएगी। सिंस माइनस का कॉमन लिया है तो ये जो आ जाएगा वो प्लस का आ जाएगा, दैट विल बी n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n1 स्क्वायर, राइट। सो जो टर्म्स हमारे पास बच गई हैं वो हमने लिख दी। अगर मैं इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ तो ये n2 जो है वो n1 हो जाएगा और ये जो n1 है वो n2 हो जाएगा। दिस विल बी द ओनली डिफरेंस दैट विल टेक प्लेस हियर। बाकी सारी चीजें तो जो है वो सेम ही रहेंगी। सो यहाँ से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। एक चीज और हम यहाँ से कर सकते हैं, मैं इस h को नीचे RHS में भेज देता हूँ, तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे h स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा h क्यूब, राइट। सो ऑल्सो आपके पास एक रिलेशन होता है दैट दिस c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा, वेयर द c इज द स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ। ये रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है, आपने पढ़ा होगा। c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा, ये चीज हमारे पास है। यहाँ से न्यू की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो न्यू हो जाएगा c अपॉन में लैम्बडा, राइट। और यहां से अगर मैं 1 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू निकालूं तो ये 1 अपॉन लैम्बडा हो जाएगा न्यू अपॉन सी, और यू विल गेट 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू, न्यू की जगह न्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो दैट वी विल गेट m e to the power 4 8 epsilon naught square h cube into अपॉन में c इंटू 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वायर, राइट। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास 1 अपॉन लैम्बडा के लिए। और यहाँ पे ये जो टर्म है m कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, h कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं। और इन सभी कांस्टेंट्स को हम मान लेते हैं दैट ये सभी कांस्टेंट किसके बराबर हैं, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल R, वेयर दिस R इज कॉल्ड द रिडबर्ग्स कांस्टेंट, राइट। इस R को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करोगे सो यू विल गेट दिस R इज इक्वल्स टू, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1.02 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर इनवर्स। R की वैल्यू होती है 1.03 इंटू 10 टू द पावर +7 मीटर इनवर्स। ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है रिडबर्ग्स कांस्टेंट की। यहाँ पे अगर मैं इस पूरी टर्म की जगह पे R लिख देता हूँ, सो दैट आई विल गेट R इंटू 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपने देखा होगा जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ की बात करते हैं तो वहां पे हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। मैंने आपको बताया था कि इनको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन द चैप्टर। सो इसके बाद बेसिकली यही टॉपिक है जहां पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करके बेसिकली हम निकालेंगे कि कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन पे कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में जाता है तब, राइट। और इसी के बेसिस पे जो हमने पांचों सीरीज पढ़ी थी हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा के लिए, वहां से भी हम इसकी वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
ये जो सारी टर्म्स हैं ये कांस्टेंट, दिस इज इक्वल्स टू द रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे सो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हो व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, राइट। So that's all for today's class, students. In our next class we are going to study the further topics जहाँ पे हम लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और प्रीफुल्ड इन सबको डिटेल में समझेंगे, एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों स्पेक्ट्रा के लिए। ऑल्सो उनकी वेवलेंथ के लिए जो फॉर्मूले होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। द फर्दर टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।